तो मैं पढ़ाता हूँ आगे। हेलो। एस्टिमेशन सर अनबायस्ड हो गया था। नहीं, मैं फिर से शुरू से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी एक ही क्लास हुई है शायद उनकी। मैंने देखा था उनका, अभी हाँ शायद एक उनकी ही एक हुई। ही क्लास हुई है। हाँ, तो मैं अभी इसको शुरू से पढ़ाऊंगा। और इसका जो टॉपिक है पहले वो लिख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो इन्फेरेंस में हमें पहले तो एस्टिमेशन के बारे में जानना है, क्या होता है एस्टिमेटर। काइंड ऑफ पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस एक तरह से 40-60 का रेशियो है। इसमें जितना इम्पोर्टेंट आपका थ्योरेटिकल अप्रोच है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका अप्लाइड अप्रोच है। तो थ्योरेटिकल कम अप्लाइड पोर्शन है ये। तो आपको ऐसा नहीं कि इसमें डायरेक्ट प्रॉब्लम में कूद गया तो आपको नहीं, क्योंकि जिस तरह का सीयूटी डिमांड करता है, और मैंने डीयू पीएचयू का भी पेपर देखा है 2 दिन में, यही 2 दिन से मैं यही कर रहा हूँ। तो बहुत सारे उसमें थ्योरेटिकल अप्रोच के भी क्वेश्चन हैं एज कम्पेयर टू जैम। जैसे जैम में तो सारा ही मैक्सिमम अप्लाइड अप्रोच के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच के भी क्वेश्चन है। तो और एज अ टॉपिक भी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच है और साथ में अप्लाइड अप्रोच भी है। तो इसमें ये दोनों बात का ध्यान रखना होगा। तो एस्टिमेटर्स एंड एस्टिमेट्स, फिर आपको पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिर आपका रैंडम सैंपल का डेफिनेशन, फिर आपका क्या है अनबाइजनेस, अनबाइजनेस से पहले आपका शायद मेजर ऑफ क्लोजनेस है। सर ये फिर हमारे में अनबाइजनेस, मेजर ऑफ क्लास। हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स आपके नहीं भी होंगे, मैं अभी ओवरव्यू पूरा लिख देता हूँ। सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, कुछ थ्योरम है सीआरएलबी, फिर राव ब्लैकवेल, लेमन सैप, इधर दिख रहा है ना। हाँ हाँ। फिर आपका टॉपिक है लेमन पियर्सन लेमा। ये शायद हाइपोथेसिस में आ जाएगा ना, ये अलग से आ जाएगा। काइंड ऑफ इतना ही है ना सीयूईटी में अभी फिलहाल, कि इसमें भी कुछ नहीं है, शायद ये नहीं होगा। हाँ सर ये आप एक बार नहीं है। कंफर्म कर दो, और सब तो है ही। और कुछ छूट रहा है तो फैक्टराइजेशन बता दो। थ्योरम सर। हाँ, फैक्टराइजेशन थ्योरम, और कुछ। हाँ सर इतना ही है। यूएमवी हुई सर। हाँ तो वो तो ये, हाँ, अलग से लिख सकते हो आप। लेमन सैप इधर उसी से यूएमवी निकालते हैं, अलग से लिख लो आप। और एक कंप्लीटनेस छूट गया, शायद इतना ही टॉपिक है एस्टिमेशन में। और हाइपोथेसिस में तो वो तो बाद में। ठीक है, इतना लिख लो आप। लिख लिए। एक सेकंड सर। और आप लोग क्लास के बाद मुझे स्पेशली थोड़ा देर रुकना है, ये नहीं कि तुरंत छोड़ देना, मुझे बताना कि मुझे कितना इम्प्रूव करना है। ये बेसिकली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, एकदम जेन्युइन बताना मुझे कितने इम्प्रूव करने हैं।
सारे लोग जो भी कितने बच्चे ज्वाइन है अभी? हाँ ठीक, लगभग अच्छे बच्चे ज्वाइन। हो गया। हाँ चलिए, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल अप्रोच थोड़ा देर के लिए, क्योंकि इसमें जरूरी है समझना कि बेसिकली डे टू डे लाइफ में इन्फेरेंस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर सीधे सवाल पढ़ना, क्योंकि आप आगे चल के जब सफिशियंसी पढ़ोगे उसमें डेटा रिडक्शन आता है। वो काइंड ऑफ बहुत थियोरेटिकल अप्रोच है। ऐसे तो आप सफिशियंसी में आप फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा दोगे, कोई भी पीडीएफ रहेगा या ज्वाइंट पीडीएफ, उसमें से वो पता चल जाता है। आप लोग पढ़े होगे, सीयूटी की तैयारी करो, जैम का तैयारी जरूर किए होगे, लेकिन डेटा रिडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो बहुत थियोरेटिकल है, बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन काइंड ऑफ मेजर टॉपिक है, क्योंकि वो अगर समझ में आ गया फिर तो आपका सफिशियंसी क्लियर है। आगे चल के फिर आपका कंप्लीटनेस, एफिशिएंसी, सारा चीज उससे क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली बता देता है कि आपका कितना ज्यादा डेटा है, कितना कम डेटा है, कितना हमें जरूरत है। वो उस चीज को कैटेगराइज करता है। तो इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल अप्रोच है अभी कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर आएंगे हम लोग सवाल पे। पहले समझ लेते हैं डे टू डे लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस कैसा है। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस प्रॉब्लम, ये बेसिकली डील करता है पॉपुलेशन के बारे में। जैसे कि अगर हम लोग मान लो हम लोग कलेक्ट करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन, हम लोग एक पॉपुलेशन में से, ये एक पॉपुलेशन है, हम लोग इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम, मेरी आवाज आ रही है क्या? एक कॉल आ गया। हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? अभी ना वो यस सर। डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन आता है, उसमें डाल दोगे ना तो शायद किसी का कॉल आएगा तो कटेगा नहीं। एक मिनट, तो नॉट कहाँ गया? हाँ सर, मिल गया। थैंक यू सर, सब चीज सर आपको मालूम है। हाँ, तो जैसे कि ये पॉपुलेशन है, पहले इसको समझने से पहले एक चीज देख लेते हैं। हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, कोई भी चीज का पॉपुलेशन होता है। मान लो इस पॉपुलेशन का कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस बेसिकली मैं समझाना चाहिए इन्फेरेंस में कैसे काम होता है। इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता होगा, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। मान लो वो पैरामीटर थीटा है, बीटा है, अल्फा है, गामा है, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। मैंने इसमें से कुछ सैंपल निकाला, ठीक है। लेट अस से वी टेक आउट n नंबर ऑफ सैंपल्स, x1, x2 डॉट 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 xn। अब ये सैंपल निकालने का तरीका बहुत सारे, जैसे हम लोग ने इसमें पढ़ा होगा सैम्पलिंग टेक्निक, तो हम लोग ने आगे या फिर तुम लोग ने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा। ये सैंपल निकालने का तरीका, ये एक अलग चैप्टर यहाँ बन जाता है। जैसे हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, इसके बेसिस पे इसमें से निकालते हैं बहुत सारे सैंपल। ठीक है, उसमें नहीं जाना, हम लोग इसमें सैंपल निकाले। इस पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें बहुत सारे पैरामीटर है। इस पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, इसको हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। इस पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग ने सैंपल निकाला, n सैंपल्स, इसमें से कोई भी n सैंपल्स निकाले।
अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इस सैंपल के मदद से एक सुटेबल एस्टिमेटर हम लोग चूज करते हैं। सुटेबल एस्टिमेटर हम लोग चूज करते हैं, और ये सुटेबल एस्टिमेटर कुछ और नहीं, फंक्शंस ऑफ, ये रैंडम सैंपल्स के फंक्शन होते हैं, फंक्शंस ऑफ रैंडम ऑब्जर्वेशन कह लो या सैंपल्स कह लो। इसको हम लोग डिनोट कर लेते, हमारा फंक्शन टी है, उसमें ये एक्स सैंपल है, एक्स एक्स यहाँ पे एन सैंपल्स को कंस्टिट्यूट करता है, एक्स एन। ठीक है, हम लोग ने एक पॉपुलेशन लिया, उस पॉपुलेशन का कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब कोई पैरामीटर होता है, इस पैरामीटर को ही हमें एस्टिमेट करना है। तो उससे हम लोग ने एक सैंपल लिया, एन सैंपल्स लिए, एन सैंपल से हम लोग ने एक सुटेबल एस्टिमेटर चूज। ये सुटेबल एस्टिमेटर यूनिक नहीं हो सकता है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स होता है, जो उसमें बेस्ट सुटेड होगा उसका क्या क्राइटेरिया होगा वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक मेजर जो एक नॉर्मल चीज होता है वो बता रहा हूँ। फिर यहाँ से हम लोग इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं, इन्फेरेंस मीन्स कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हाँ ये सुटेबल एस्टिमेटर कितना हम लोग के लिए सही है, कितना गलत है। इन्फेरेंस, वी ड्रॉ एन इन्फेरेंस। और इन्फेरेंस ड्रॉ करने के बाद मान लो हमारा ये एस्टिमेटर थीटा है, इन्फेरेंस ड्रॉ करने के बाद हमारा मान लो कुछ थीटा का एक स्पेसिफिक वैल्यू आ गया, थीटा नॉट स्टार, बीटा का आ गया कुछ बीटा नॉट स्टार, गामा का आ गया गामा नॉट स्टार, और अल्फा का आ गया अल्फा नॉट स्टार। इन्फेरेंस ड्रॉ करने के बाद इस मैं क्या कहना चाहिए, ये सैंपल वैल्यूज है x1 x2 xn, इसका कुछ वैल्यूज ले लिया होगा, तो इस वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करेंगे इस एस्टिमेटर के थ्रू, तो वो एक वैल्यू देगा थीटा नॉट, एक स्पेसिफिक वैल्यू इस एस्टिमेटर को एस्टिमेट करने के लिए। ये एक एस्टिमेट हो गया इसका, इस एस्टिमेटर का एक सिंगुलर वैल्यू हो गया एस्टिमेट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। मतलब इन जनरल हम लोग एक गेस कर रहे हैं ना, इन्फेरेंस मतलब क्या, हम लोग एक गेस कर रहे हैं ये थीटा का क्या वैल्यू होगा इसके थ्रू, इस एस्टिमेटर के थ्रू। और ये तुम्हें क्या बताता है, पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में। यही थीटा इक्वल टू लिख लो थीटा नॉट, बीटा इक्वल टू बीटा नॉट स्टार, अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट स्टार, गामा इक्वल टू गामा नॉट स्टार। देखो तुम यहाँ पे पूछ सकते थे कि यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल गया तो हमें तो सब कुछ नॉलेज है, तुम ये पूछ सकते थे, लेकिन उसमें ये पैरामीटर अननोन है। मान लो ये तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है एफ एक्स, लेकिन ये इसमें एक पैरामीटर है ना थीटा, इसका कुछ वैल्यू लेता होगा ना, इसी को हमें एस्टिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग। ये सैंपल हम लोग लेते हैं, ये सैम्पलिंग किसी बहुत सारे तरीका से हो सकता है, उसमें हम लोग ने जाके वो टॉपिक अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये एक्चुअली फंक्शन इस तरह का है, एक्स थीटा बीटा गामा अल्फा। अगर सिर्फ ये होता डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता होता कि हाँ पर्टिकुलर डोमेन में ये डिफाइन है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है, लेकिन इसमें पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। इस तरह से ये फंक्शन डिजाइन किया गया, इसमें रैंडम वेरिएबल एक्स के साथ ये पैरामीटर्स भी है, तो इसको हमको एस्टिमेट करना है। ये सब जो पैरामीटर है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उसको हमको एस्टिमेट करना है। ठीक है, इसको लिख लो। हाँ सर, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन फॉलो करता है तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसे मालूम चलेगा? वो कुछ भी हो सकता है ना, वो अभी कैसे मतलब कि हमारा पॉपुलेशन है वो क्या फॉलो करेगा, वो डिपेंड करेगा रिसोर्सेज पे, तुम्हारे पास क्या क्या है, सैंपल रिसोर्सेज या पॉपुलेशन रिसोर्सेज तुम्हारे पास क्या है, वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर तुम्हारे पास एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूँ, इसको लिख लो तब बताता हूँ। जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि फ्लिपिंग अ कॉइन, ये तुम्हें क्या पता चलेगा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? हाँ हाँ सर, ये तो मालूम चलेगा। ये जैसे मान फ्लिपिंग अ कॉइन ये तुम्हें पता चल गया। अब मान लो तुम्हारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन है बाइनोमियल का, जिसमें कोई ये न्यूमेरिकल कैरेक्टराइजेशन इसको कहते हैं। एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, उसको बाद में रैंडम वेरिएबल कहा जाता है, लेकिन इनिशियली ये न्यूमेरिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ सम पॉपुलेशन होता है, इसको इस तरह से कहा जाता है। अभी के लिए तुम समझो कि ये रैंडम वेरिएबल एक्स है,
ठीक है, मान लो ये फॉलो कर, ये पॉपुलेशन ये फॉलो करा बाइनोमियल एन कॉमा पी। मान लो तुम्हारे पास एन जो है वो तुम्हारे पास पता है, तो अभी तुमको डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया ना, लेकिन पी तुम्हें नहीं पता है। पी तुम्हें नहीं पता है, तो अब पी इक्वल्स टू हाफ के लिए तुम क्या कहोगे कि ये मेरा अनबाइस्ड कॉइन है। एक कंक्लूजन ड्रॉ किए तुम, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। और मान लो कोई तुमसे पूछा कि नहीं पी इक्वल टू 2/3 है, तो तुम्हारे मन ऐसे में सर। आएगा कि हाँ, ये अनबाइस्ड कॉइन नहीं, ये बाइस्ड कॉइन है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से प्रूफ है ना कि हाँ पी इक्वल टू हाफ के लिए हम लोग ने शायद पढ़ा है। तो तुम यहाँ क्या देख रहे हो कि स्पेसिफिक वैल्यू पी के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन ये फंक्शन का वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब ये पैरामीटर पी के कारण जैसे जैसे ये पी का वैल्यू चेंज कर रहा है, इस पॉपुलेशन का कैरेक्टराइजेशन चेंज कर रहा है ना। सर। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पॉपुलेशन में अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन पता भी है और पैरामीटर अननोन है, तो पॉपुलेशन के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पैरामीटर नोन है, डिस्ट्रीब्यूशन पता ही है, तो हम पॉपुलेशन के बारे में कहेंगे कि हाँ पॉपुलेशन का हमको पूरा जानकारी है। समझ में आ गया? सर। ठीक, इसको लिख लो, इसको मतलब थोड़ा सा राइटिंग मेरी गंदी है, लेकिन फिर भी लिख लो अच्छे से, तुम बना लेना। ये थोड़ा सा एक आउटर हो गया कि हाँ कैसे समझा जाता है। एक मिनट, लिखो लिखो, कहीं कुछ दिक्कत हो तो बताना, वो लिख देंगे कुछ। जो भी आपको पूछना है ना तो माइक को अनम्यूट करके पूछ लीजिए, क्योंकि मैसेज कीजिएगा ना हम्म। तो वो मोबाइल से पढ़ा रहे हैं ना तो वो देख नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि जहाँ पे स्टैंड मैंने रखा है ना उसके जस्ट बगल दीवार है, मतलब इस टाइप फेसिंग दीवार है, तो हो सकता है मैं इधर लिखने वक्त थोड़ा सा आपको नहीं दिखूं, तो आप बोल देना मुझे। और इधर भी जगह नहीं, क्योंकि मैं एक मतलब रूम में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पैक्ट रूम है, इसलिए थोड़ा सा इशू होता है। कुछ दिन में बोर्ड आ ही जाएगा तो इशू खत्म हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने सर्किल में जो जो लिख रखा है वो एक बार आप बोल सकते हो क्या फिर से वॉइस लिख दे, में? हाँ मुझे भी लग रहा था। बोल फिर से दीजिए लिख सर, दे, लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं लिख देता हूँ, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा।
ठीक है, लिख लीजिए। टॉपिक यहाँ पे लिख लेना, आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। सर वो सेकंड वाले सर्कल में क्या एक बारी पढ़ दीजिए, सही से दिख ये नहीं रहा। we choose a suitable estimator, say t of x, which is nothing but function of sample values या observed values. मैं सब इसमें जितना भी पॉइंट्स है मैं सबको अभी एक एक एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं इसको लिख लो आप। सर ये लास्ट में आपने क्या बोला, फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज एंड या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सर जो लिखा करें उसे बोल दिया करें एक बार, बहुत छोटा दिखता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम। मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एक क्या है, ये प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम अ नोन सैंपल, प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम ए नोन सैंपल टू द अननोन पॉपुलेशन। ये अननोन है क्योंकि इसमें पैरामीटर अननोन है। प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम अ नोन सैंपल, क्योंकि सैम्पलिंग हम कर रहे हैं नोन सैंपल, टू द अननोन पॉपुलेशन इज कॉल्ड नथिंग बट स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। सर ये लास्ट वाला रीड कर दीजिए। ये यस सर। वी मेक अ गेस अबाउट थीटा, मतलब वी मेक अ गेस अबाउट थीटा, मतलब पैरामीटर जो इसका वैल्यू हो जाएगा थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, बीटा इक्वल टू बीटा नॉट स्ट्रिक, वाई गामा इक्वल टू गामा नॉट स्ट्रिक, अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट स्ट्रिक। आप लोगों को बहुत छोटा दिख रहा है क्या, मैं और बड़ा लिखूं क्या? सर वो क्लियर नहीं है, Yes, sir. क्लैरिटी नहीं है, शायद एक्चुअली इंटरनेट थोड़ी के ब्लर है सर। कमजोर की वजह से। नहीं तो वाईफाई लगाया हूँ फिर भी ब्लर आ रहा है ना। सर आप बस बोल दीजिए, हम समझ जाएंगे। अच्छा ठीक, थैंक यू। लेकिन फिर भी लिखें, सबके लिए तो लिखना ही पड़ेगा ना। नहीं मतलब लिखने के साथ साथ बोलते भी जाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया हूँ, थैंक यू। थोड़ा सा शुरू में मैं चाहता तो, क्योंकि समय कम है तो मैं चाहता तो डायरेक्ट अनबायस्ड शुरू कर सकता था, लेकिन 2 क्लास में लेना चाहता हूँ क्योंकि इसका आउटलाइन पता चल गया ना तो फिर आप लोग बहुत इजी से इसको समझ जाओगे। क्योंकि इसमें एक्चुअली होता क्या है ये बहुत जरूरी है, पता क्या होता है इसमें ये जानना बहुत जरूरी है। हो गया, मैं इसको रब करूँ? यस सर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम
the known sample to the unknown population is called statistical inference. स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को अगर हम कैटेगराइज कर दें एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। लिख लीजिए। हो गया? Yes, sir. अब बेसिकली क्या है कि अभी तक तो हम लोग जान लिया कि ठीक है इसमें से हम लोग सैंपल निकालेंगे, लेकिन ये कैसे डिसाइड कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहली बात कि इसमें तो इनफाइनाइट सैंपल होगी क्योंकि पॉपुलेशन है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हो सकते हैं। तो अब हम लोग पूरा तो एन्यूमरेट नहीं करेंगे, पूरा तो इसको नहीं निकालेंगे, एक एक पॉइंट जो भी सैंपल होगा सब निकाल के देखेंगे, फिर हमको जो जानना है उसके बारे में, मतलब मान लो हमको मीन जानना है तो अब इसमें से जितना हो सकता है उतना हम निकाल के फिर मीन निकालेंगे। तो ये एक बहुत सारा क्या मतलब क्या हो गया, एक तरह से टाइम टेकिंग हो गया, ज्यादा कॉस्ट लगेगा। इसमें से मान लो हम बहुत सारे सैंपल है, इनफाइनाइट है, अब सबको हम किसी इसका मीन निकालना है, पॉपुलेशन का मीन निकालना है, तो अब इसमें इनफाइनाइट और इनफाइनाइट टाइम्स तो नहीं ना ऐड करेंगे पूरा, तो मतलब एक तरह से पूरा एनुमरेशन नहीं करेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे, एक एक करके निकाल के फिर उसको जोड़ के फिर मीन निकालेंगे। ये तो एक मतलब कि एक तरह से बियॉन्ड द डेटा काम हो गया ना। एक तरह से बियॉन्ड द डेटा काम कहने का मतलब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको, अ, कुछ स्लिप कर गया माइंड से। हाँ, इसमें से हम लोग जितना सैंपल निकालेंगे, अगर हम लोग ये सारा सैंपल निकाल के उसको जोड़ के मान लो इसका मीन हम कैलकुलेट करें, तो ये इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगा और भी बहुत चीज होंगे इसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सैंपल निकालेंगे और ये सैंपल हमें इस पॉपुलेशन का पार्शियल नॉलेज देगा, हमेशा पूरा नॉलेज नहीं देगा, ये पार्शियल नॉलेज देगा और इसी के बेसिस पे हम इसको एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बता दिया। अब मैं थोड़ा सा पैरामीटर के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा कुछ कुछ डिफिनीशन है उसको लिख लो जल्दी जल्दी से। जैसे पैरामीटर, इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज। इट इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज, और ये भी कर सकते हो तुम एनी अननोन न्यूमेरिकल कैरेक्टराइजेशन, any unknown numerical characterization, any unknown numerical characterization
of the population under study or the target population. Target population. लिख लिए? हाँ सर। Parameter space, set of all values of parameter that a parameter can take. मतलब से अगर मान लो तुम्हारा पैरामीटर थीटा है तो इसका पैरामीटर स्पेस, थीटा कहाँ से आ रहा है? पैरामीटर स्पेस थीटा, ये पैरामीटर स्पेस को डिनोट कर रहा है। थीटा जो है पैरामीटर वो किसको बिलोंग कर रहा है? ये थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है, वो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो ये म्यू और सिग्मा स्क्वायर इसका पैरामीटर है। तो म्यू का पैरामीटर स्पेस क्या है? -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब होल रियल नंबर, मतलब म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सिग्मा स्क्वायर क्या हो गया? बिलोंग करेगा 0 से इंफिनिटी। ये पैरामीटर स्पेस हो गया ये, और ये पैरामीटर हो गया। जैसे x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n कॉमा p, तो p इसका अगर पैरामीटर है तो ये बिलोंग करेगा इसके। तो ये पैरामीटर स्पेस हो गया, तो p बिलोंग्स टू 0, ये हो गया पैरामीटर, और ये हो गया पैरामीटर स्पेस। सर एक्स कोई पॉपुलेशन है? हाँ, x कोई पॉपुलेशन है, मतलब एक ऐसा पॉपुलेशन है जिसका सारा एलिमेंट नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब इस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है म्यू सिग्मा स्क्वायर, मींस ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखोगे या पीडीएफ ही लिखो, fx म्यू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल x है इसका हर एक पॉइंट इसको फॉलो कर रहा है। तो इसमें जो म्यू और सिग्मा का जो पैरामीटर स्पेस है ये है, इसी के बीच में डिपेंड लाई करेगा। इससे एक बार शायद इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ मैंने कल ही देखा, डीयू में, डीयू का 2019 या 20 के पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा है, या बीएचयू के साथ पेपर में देखा होगा तुम लोग ने, लिख लो। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है? अगर कोई हमसे पूछे गोल क्या है ये पढ़ने का, तो टू नो अबाउट दी अननोन पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन with the help of limited knowledge या फिर partial knowledge
मैं तेजी नहीं बोल रहा हूँ। नो सर, सही है। पार्शियल नॉलेज with the help of limited knowledge या partial knowledge of the sample, यही हमारा गोल है कि हम लोग को अननोन पैरामीटर के बारे में जानना है। किसका? पॉपुलेशन का। किसके हेल्प से? इसी पॉपुलेशन में से जो हम लोग एक सैंपल निकालेंगे, जिसके बारे जो क्या एक एक पॉपुलेशन में से इतना अगर मान लो सैंपल निकाल लिए तो एक पार्शियल नॉलेज ही बताएगा ना। अगर इसके बेसिस पे हम पूरा पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहें तो पार्शियल नॉलेज बताएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्टिव हो जाता है कि हमको कैसे सैंपल निकालना है। अब मान लो जैसे तुम्हें आगे मैं एग्जांपल इसी पे दूंगा। मान लो तुम्हें दिया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इंडियन मेल हाइट का मीन क्या है, मेल इंडियन मेल हाइट का मीन क्या है। ठीक है, अब तुम जाके उस जगह से ही सैंपल उठा लोगे जहां पे सबसे ज्यादा हाइट है। मतलब कहीं इस पूरे मान लो ये पूरा इंडिया का है, इसमें से कहीं भी उस स्टेट से जाके तुम हाइट उठा लोगे जहाँ पे हाइट सबका 6.6 से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये एक मतलब एक बाइस्ड हो गया ना, बाइस सैम्पलिंग हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। यही रिप्रेजेंटेटिव टारगेट क्या होगा सैंपल निकालने का, वो हम लोग गोल के जरिए जानेंगे। इसको लिख लो पहले। मतलब हम लोग का टारगेट है अननोन पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन को जानना। इसमें आगे बहुत चीज आएगा कि कैसे इसको कब आए। यहीं से बाइजनेस का जो मेन कंक्लूजन ड्रॉ किया है ना, यहीं से आया है बाइजनेस कैसे हटाया जाता है। वो तो एक मैथमेटिकल फॉर्म में बताया गया है, लेकिन मेन यहीं से आया है। कुछ कुछ डिफिनीशन से वो जल्दी हो जाए उसके बाद। लिख लिए? इसको रब करूं? एक एग्जांपल लेना है, शायद लिख लियो। एक मैं केस स्टडी देखता हूँ, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। कुछ दिन एक मतलब थोड़ा सा जा रहा हूँ। हाइट ऑफ इंडियन मेल स्टूडेंट, इंडियन मेल। हमारा गोल 1 है टू फाइंड एन estimate of the mean height of Indian male। और हमारा गोल 2 है टू टेस्ट द क्लेम या हाइपोथेसिस का लो, टू टेस्ट द क्लेम हाइपोथेसिस दैट द मीन height of the Indian male is less than 5 feet and 5 inches। ये दोनों हमारा गोल है। इसको हमको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे एस्टिमेशन काम करता है डे टू डे लाइफ में। ये दोनों गोल को हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे एक मैंने टर्म यूज कर दिया, एस्टिमेट। एस्टिमेट इसको बताना है ना, इसको बता देता हूँ क्या होता है इसको।
देखो थोड़ा सा एस्टिमेट और एस्टिमेटर में डिफरेंस समझ। जैसे मान लो ये मेरा पॉपुलेशन है इंडियन मेल का, ठीक है। इसमें से मान लो मैंने एक सैंपल निकाला x1, x2, x3, x4, ठीक है। और मैंने इस सैंपल का फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज मैंने क्या बताया, स्टैटिस्टिक बताया था ना, फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज t ऑफ x मान लो डिफाइन कर दिया मैंने मीन। मुझे मीन एस्टिमेट करना है ना, मुझे क्या है ये थीटा क्या है, पॉपुलेशन मीन है। मान लो पॉपुलेशन मीन मतलब इंडियन मेल पॉपुलेशन का मीन है, इसको हमको एस्टिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ ये 4 सैंपल मैंने निकाला, ठीक है। तो मान लो मैंने एक समय जो फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज मैंने बताया क्या बोला था, स्टैटिस्टिक्स फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज या ऑब्जर्व वैल्यूज, ये ऑब्जर्व वैल्यूज है, इसका मान लो एक फंक्शन है ये, इसी को हम लोग कहेंगे सैंपल मीन, ठीक है। अब ऑब्जर्व वैल्यू जो मान लो x1 का वैल्यू क्या है 2 है, x3 का वैल्यू 4 है, x2 का वैल्यू 4 है, x3 का वैल्यू 5 है, 5 4 9 11 और x4 का वैल्यू 1 है मान लो। नहीं तो हाइट ले रहे हैं ना, ऐसे नहीं होगा। x1 का वैल्यू मान लो 5.6 है, 5.6 इन टर्म्स ऑफ समझना कि 5 फुट 6 इंच है। ये मान लो 2.4 है, x3 मान लो कोई 6.4, 5.9, 5.11, ठीक है। तो t ऑफ x क्या हो जाएगा अगर इसके वैल्यू निकालू तो मैं, डिवाइडेड बाय 4। ये तुम्हारा क्या हो गया, एस्टिमेटर, जो इस पॉपुलेशन को एस्टिमेट करेगा। और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो गया, ये जो ऑब्जर्व सैंपल वैल्यू ये लेगा ना, जिस पॉइंट ये लेगा चारों ऑब्जर्व सैंपल वैल्यू, वो तुम्हारा एस्टिमेट, ये कुछ वैल्यू आएगा मान लो के, इसको सॉल्व करने में कुछ वैल्यू आएगा के, ये तुम्हारा एस्टिमेट हो गया और ये तुम्हारा एस्टिमेटर हो गया जिससे ये वैल्यू आया। समझ गए यस सर। क्लास? ठीक है, इसको लिख लो अगर लिखना है तो। इससे ये इंडियन पॉपुलेशन मेल का पॉपुलेशन है, हमको इसका मीन, इसका बहुत सारे इसमें थे, ये मीन डिनोट कर रहा है पॉपुलेशन। इसमें एक पैरामीटर थीटा था जो कि बताता कि पॉपुलेशन मीन। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेल्स हैं, इंडियन मेल्स इनफाइनाइट, उसमें से मैंने 4 निकाला, चारों का ऑब्जर्व वैल्यू ये है। इसके ये चारों ये अपने आप में क्या क्या रैंडम वेरिएबल है, इस चारों का एक स्टैटिस्टिक मींस फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यू, ये एक तरह से फंक्शन ही है ना। मान लो तुम fx,y,z एक फंक्शन है, xy प्लस zx प्लस yx डिवाइडेड बाई 3, ये फंक्शन है xyz का। उसी तरह ये x1, x2, x3, x4 का ये फंक्शन, इसलिए स्टैटिस्टिक्स को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यू। और इसी का एक पर्टिकुलर वैल्यू जो ऑब्जर्व वैल्यू दिया गया उसी को हम एस्टिमेट करते हैं इस थीटा का। अगर तुमको वहां जो मैंने बोला था कि वो गेसिंग बोला था ना, गेस एक गेसिंग वैल्यू आएगा, इन्फेरेंस ड्रॉ करना, वही थीटा नॉट यहाँ जो आएगा ना ये के होगा। समझ में आया? सर ये स्टैटिस्टिक और एस्टिमेटर में क्या डिफरेंस हुआ? स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक सैंपल वैल्यू, एक मान लो ये स्टैटिस्टिक्स ये है, ठीक है, एक सैंपल। मान लो तुम्हारा कोई दूसरा स्टैटिस्टिक्स है x1, x2 प्लस x2, x3, एक लेट सपोज कर रहा हूँ x3, x4 प्लस x4, x5, ये मान लो एक स्टैटिस्टिक्स है जो इस पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहा है। तो अब ये फंक्शन वैल्यूज के लिए इसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा। डिफरेंट फंक्शन जो इस थीटा को एस्टिमेट करेगा ना उसी को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। सैंपल वैल्यूज का जो भी फंक्शन होगा, इसको किसी तरह का भी फंक्शन हो सकता है, हाँ बस वो इसको एस्टिमेट करना चाहिए। और उस फंक्शन वैल्यूज जिसके कारण ये वैल्यू जा रहा है, उसमें उस फंक्शन में पुट करोगे तो वो जो वैल्यू देगा वो उसका एस्टिमेट होगा और वो एस्टिमेटर होगा। ये एस्टिमेटर हुआ, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4, ये एस्टिमेटर हुआ। या ये फिर ये कोई भी इस चारों का फंक्शन, इस चारों वेरिएबल का कोई भी एक फंक्शन जो इसको एस्टिमेट करे वो एस्टिमेटर होगा।
अब वो कितना बेहतर एस्टिमेटर होगा, कितना कम वेरिएंस होगा उसका, कितना अपने हर डेटा पॉइंट से कितना कम वेरी करेगा, ये लोग हम लोग आगे जाके अनबायसनेस, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी उसका, इस एस्टिमेटर का कितना ये अनबायस्ड है कि ये बायस्ड है, एफिशिएंट कितना है, सफिशिएंट कितना है, उसके लिए कितना इसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देंगे कि हमको पूरा पॉपुलेशन के बारे में पता चल जाएगा, ये अपने आप में और एस्टिमेटर से कितना एफिशिएंट है, ये एस्टिमेटर कंप्लीट है कि नहीं, फिर और सारा थ्योरम आएगा कि ये एस्टिमेटर सबसे मिनिमम वेरिएंस है कि नहीं। तो इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही जान लो। समझ में आया? Yes, sir. तो sir, basically, estimator is a particular statistic. हाँ, एस्टिमेटर इज अ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक। हाँ, तो मैं क्या लिखा था इससे पहले, मैं क्या मतलब वो लिखा था ना, जो एक्सपेरिमेंट कि एक मुझे थीटा का एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन मीन को, और दूसरा था क्लेम किया था कि वो लेस देन 5 फीट 5 इंचेस होगा, यही था ना? हाँ सर। ये हो गया, इसको रब करूं? यस। मतलब हमारा इंटरेस्ट क्या है गोल को पूरा करने में, कि जो पॉपुलेशन मीन थीटा है, मीन थीटा है, उसका एक पॉइंट एस्टिमेट निकालना है हमको, और वो जो थीटा है वो लेस देन 5.5 है कि नहीं, यही दोनों गोल है। और इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? सैंपल, एक सैंपल लेंगे, और सैंपल हमेशा लिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है, याद रखना। सैंपल हमेशा लिमिटेड इंफॉर्मेशन देगा, उसके बेसिस पे हम ये दोनों चीज को, क्लेम को दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने पॉइंट एस्टिमेट के बारे में बोल दिया ना, ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट के बारे में फिर डेफिनेशन लिख लो। पॉइंट एस्टिमेट, in point estimation we attempt to estimate, in point estimation we attempt to estimate the value of a parameter. In point estimation we attempt to estimate the value of a parameter by a single function. In point estimate we attempt to estimate the value of a parameter by a single function of sample values, or we can say that sample observations. मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैं लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ। In point estimation we attempt to estimate the value of a एक ही चीज है बस, अब मैंने नाम लिख दिया तो अब उसको डिफाइन करना जरूरी है। of a parameter by a single function of a sample values or sample observations. ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट और, which for
which for sample provides unique estimate। हाँ ठीक, लिख लो। लास्ट का लाइन सिंपल क्या जो लिखे अभी हैं? मैंने, सैंपल प्रोवाइड्स यूनिक एस्टिमेट। थोड़ा सा शुरू में थ्योरेटिकल ज्यादा है, क्योंकि समझना है, क्योंकि आगे चल के ये पॉइंट से बहुत तंग करते हैं। सॉरी। हो गया, लिख लिए। सिंपल है, जो मैंने अभी पहले बताया था वही, कि मान लो तुम्हारा कोई एस्टिमेटर है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4, इसका कोई फंक्शन वैल्यू वो क्या आएगा। ये के तुम्हारा जो है ना पॉइंट एस्टिमेट है। ठीक है, मान लो एक ही थीटा का एस्टिमेट करने की ये एस्टिमेटर है। मान लो फिर इसी को एस्टिमेट करने के लिए दूसरा एस्टिमेटर है मेरे पास। मान लो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका एक पॉइंट है, इसलिए मैंने बोला विच प्रोवाइड्स ए यूनिक एस्टिमेट। इस पे सेम सैंपल वैल्यूज के लिए या ऑब्जर्व वैल्यूज के लिए, ये जो सैंपल वैल्यूज है उसके लिए इसका मान लो के डैश आएगा। तो यही पॉइंट एस्टिमेट है। और मान लो तुम जैसे कि अगर मान लो इंडियन मेल स्टूडेंट का, इंडियन मेल का अगर तुमसे कोई पूछे कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि हाँ उसका पॉइंट एस्टिमेट मीन का, इंडियन मेल के हाइट के पॉइंट एस्टिमेट के बारे में कोई पूछेगा, मीन के बारे में, तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ हो सकता है उसका जो थीटा है, थीटा नॉट, वो हो सकता है 5.6 आ जाए। और अगर तुमको इंटरवल एस्टिमेट के बारे में कोई पूछ देगा तो बोलेगा हो सकता है उसका जो ये जो थीटा नॉट है वो 5.6 से 5.9 के बीच में लाई करे। ये हो गया तुम्हारा इंटरवल एस्टिमेट, ये हो गया पॉइंट एस्टिमेट। समझ में आ गया? ये मतलब बेसिक है, एक मतलब क्या नॉर्मल जो समझना होगा वही, कि एक इंटरवल के बीच में ये लाई करेगा एस्टिमेशन, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल हर एक का, जो अलग अलग का है, जैसे नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे, जब एक पैरामीटर नोन हो, दूसरा अननोन हो, दोनों अननोन हो, दोनों नोन हो, दोनों नोन में नहीं, एक अननोन एक दोनों अननोन, तो उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आएगा। तो ये पॉइंट एस्टिमेट हो गया। ये एक इंटरवल में मान लो जो तुम्हारा ऑब्जर्व वैल्यू आया किसका, पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन का विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो वैल्यूज आया वो ये इसके बीच में लाई किया, तो ये हो गया इंटरवल एस्टिमेशन। ये एक वैल्यू लाई किया तो ये हो गया पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है? सर पॉइंट एस्टिमेशन के लिए या तो के मिलेगा या के डैश मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकता ना। देखो अगर ये एक यूनिक एस्टिमेट नहीं, एस्टिमेटर नहीं ना हो सकता एक के लिए। अब जैसे तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ, रुको। अब मान लो तुम्हें एक्स फॉलो करेगा पॉइसन लेमडा, मान लो तुम्हारे पास एन सैंपल्स हैं, x1 x2 x डैट डॉट xn। ठीक है, तो अब मैं, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा पढ़े हो तो ये समझ ही जाओगे। xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये तुमको लेमडा का एस्टिमेट करेगा, ये मीन, बोलो। यस सर। ये भी लेमडा का एस्टिमेट करेगा। यस सर।
ये भी लैम्डा का एस्टिमेट करेगा। अगर हम अनबाइजनेस के तरीके से देखें तो अगर तुम इसका एक्सपेक्टेशन लो सब लैम्डा आएगा। हाँ सर, एस्टिमेट तो पैरामीटर लेमडा को कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर अपन ने इनके अंदर वैल्यूज डाली तो अपन को एक ही एस्टिमेट मिलेगा, वो तो नहीं होगा ना। एक ही एस्टिमेट मिलेगा मतलब मैंने कहा, मैंने तो के बोला, यहाँ के डैश बोला था मैंने। तुम्हारा क्या है, मैंने नहीं समझा क्या पूछना चाह रही हूँ, नहीं समझ पा रहा, फिर से बोल। जैसे मैंने वहां पे लिखा था कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड 4, इसमें जो ऑब्जर्व वैल्यू जगह मान लो इसका वैल्यू के आया, वो पॉइंट एस्टिमेट हुआ। और यहाँ पे मान लो इसी थीटा का एस्टिमेट करने के मेरे पास दूसरा स्टैटिस्टिक्स है जो इसको एस्टिमेट कर रहा है, इसका वैल्यू के डैश आया, तो ये यूनिक एस्टिमेट देगा फॉर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स। ये पे बोला मैं, हाँ ये कुछ ठीक है सर, हाँ मेरा क्लियर हो गया, मैं थोड़ा अलग चली गई समझ ठीक है। गए। हाँ ठीक। मैं कहाँ था, क्या बता रहा था मैं? कुछ मैं बता रहा था ना। अ, पॉइंट हाँ और मैं इंटरवल वो, एस्टिमेशन। हाँ वो तो बता दिया, मैं कुछ से पहले कुछ लिखा था, हाँ गोल लिखा था ना कि हाँ मुझे एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन मीन थीटा को, और दूसरा ये जो मैंने क्लेम किया था कि थीटा लेस देन 5.5 हो, यही करना है ना, ये मेरा गोल था। पॉपुलेशन मीन थीटा का एस्टिमेट करना है और थीटा लेस देन 5.5, ये मेरा पॉपुलेशन है हमारा। अच्छा, अब इसमें से मैं क्या करूंगा, इस दोनों को करने के लिए मैं एक सैंपल निकालूंगा। अब सैंपल निकालने के लिए मैं अब पूरे इंडियन मेल के हाइट का मेजरमेंट तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बोलो। पूरे इंडियन मेल का हाइट को निकालूं, उसके बाद सबको ऐड करूं, डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मेल से डिवाइड करूं, उसके बाद मैं उसका एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन थीटा लिखूं, और फिर उस थीटा को देखूं कि वो लेस देन 5.5 है तो मेरा क्लेम सही है। अगर इससे ज्यादा आ गया ये, अगर इससे ज्यादा आ गया ये तो मेरा क्लेम गलत है। तो वो क्या सही चीज है, बोलो। मतलब उसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा, एक बेकार का मेथड है। यस सर। तो हम लोग को इसमें से, अब तुमको बता, रिप्रेजेंटेटिव एक सैंपल निकालना पड़ेगा, इसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला बात सैंपल निकालने के लिए कि सैम्पलिंग टेक्निक्स होता है सैंपल निकालने के लिए, सैंपल जो हम निकालते हैं इसमें से, उसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स होता है, इसमें हम लोग को जाना नहीं है। और दूसरा मैं बस ये बता रहा हूँ, और डिसप्रोपोर्शिएनेट तरीका से हमको सैम्पलिंग नहीं निकालना है। डिसप्रोपोर्शिएनेट मतलब कहने का यहाँ पे ये हुआ कि हमको बायस सैंपल नहीं लिखना है, वही जो मैंने अब एग्जांपल दिया था कि मैं उस स्टेट से जाके सैंपल उठा लूं जहां पे नॉर्मली देखा गया है कि मेल का हाइट 6 इंचेस से बड़ा ही होता है, 6 फीट 5 इंचेस से, मान लो ये 6.2 फीट से बड़ा ही होता है, 6 फीट 2 इंचेस से। तो वहां से नहीं लेगा, तो वो डिस्प्रोपोर्शिनेट सैंपल में आता है, डिस्प्रोपोर्शियोनेट सैंपलिंग हमें नहीं करना है। और सैंपलिंग टेक्निक बहुत सारा है, ठीक है।
पॉपुलेशन मीन थीटा है, थीटा लेस देन थीटा 5 है। तो बेसिकली हमको हाउ टू ड्रॉ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ये हमारा क्वेश्चन है अपने आप से कि हाउ टू ड्रॉ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ठीक है, अब यहाँ से मेन चीज होगा, अब एकदम थोड़ा सा कैसे समझना है कि हमको रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि देखो इन्फेरेंस में क्या होता है, तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन बना के इंट्यूशन भी आना चाहिए, एक इंट्यूटिव अप्रोच भी होना चाहिए तुम्हें। जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करोगी तुम्हें ये पता चलना लगेगा कि हाँ मेरा ये स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए इसको अप्रोच करने के लिए। ये तुम्हारे क्वेश्चन बनाने चाहिए, ये जो अप्लाइड पार्ट जब आएगा तुम्हारा तो वो तुम्हारा इंट्यूटिव अप्रोच से आएगा कि हाँ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाने के लिए मेरा ऐसा एस्टिमेट, अपने आप हमको एस्टिमेटर देखना होगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है कि तुम बायसनेस नहीं शो कर सकते हो। बायसनेस नहीं होना चाहिए, मतलब वही डिस्प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग, ये नहीं होना चाहिए। और जो तुम सैंपल निकाल रहे हो इन एडवांस तुमको उसके बारे में नहीं पता, मतलब होता है ना कि जैसे कि हमको पहले से पता है कि हाँ ये चीज होने वाला है, मतलब तुमको एकदम ये नहीं पता होना चाहिए कि हाँ कुछ हमको इस पॉपुलेशन के बारे में तुमको नॉलेज नहीं होना चाहिए पहले से। अब उसका एक्चुअल टर्म अभी मैं बुला रहा हूँ, क्या होता है नहीं पता तुम लोग को शायद, ऐसा मतलब मैं ये लिखना चाहता हूँ कि मुझे पहले के उससे उसके बारे में नहीं पता होना, उसको क्या लिख सकता हूँ? नो प्रायर नॉलेज। हाँ, नो प्रायर नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन, बेसिक यही दोनों है। ठीक है, इसको लिख लो। मतलब टू ड्रॉ द इन्फेरेंस अबाउट द टारगेट पॉपुलेशन, ये दोनों सैंपलिंग में ये इंक्लूड होना ही चाहिए। अब यहाँ से मेन चीज होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब डिफाइन करो, मान लो एक्स है, एक्स एक रिप्रेजेंटेटिव है इसका, मान लो एक्स a random variable, a random variable describing the unknown, या फिर describing a random variable describing the numerical, a random variable describing the numerical characterization, a random variable describing the numerical characterization of the target population, जिसको हमको निकालना है उसका। ठीक है, एफ तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और स्मॉल एफ तुम्हारा या तो पीएमएफ या पीडीएफ। ठीक है, पीएमएफ तुम्हारा प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x, और पीडीएफ तुम्हारा, पीडीएफ पता है ना कैसे डिनोट होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, यही होता है पीडीएफ। इसमें समझने में दिक्कत है क्या किसी को? बोलो, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, बोलोगे? कर दीजिए सर। अच्छा पहले इसको लिख लो। यहाँ पे मतलब हम लोग का टारगेट क्या है, हाइट
of the Indian male students, Indian male students का है, Indian male मीन हाइट ना, सॉरी हम लोग का टारगेट है मीन, एक ही लिख रहा हूँ, मीन हाइट ऑफ द इंडियन मेल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन मेल, ये मीन हाइट ऑफ द इंडियन मेल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन मेल, ठीक है, गेट लगा। अच्छा ये लिख लिए, थोड़ा सा ज्यादा सब्जेक्टिव मतलब एकदम थियोरेटिकल हो गया, कल से आप लोग का पूरा वो आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी पहला दिन था इसको, तो थोड़ा सा मुझे भी अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए था। इसको लिख लिया, मैं रब कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। अच्छा ये थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ क्या है वो एक्चुअली, आपने रैंडम वेरिएबल से पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर पीडीएफ हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी फंक्शन ना, यस। थोड़ा सा अलग से लिख लेना, नोट लिख के लिख लेना। मान लो x is a continuous random variable with distribution function f, ठीक है, मान लो x एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f है। अच्छा किसी को पता है एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं बताता हूँ, अ कंटिन्यूअस टाइप random variable, a continuous type random variable with distribution function fx, इधर दिख रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन is said to be absolutely continuous if there exists a non-negative function f. A continuous type random variable with distribution function fx is said to be absolutely continuous if there exists a non-negative function f such that f of x is equal to minus infinity से x ft dt for all x belongs to R and for some f, और वैसा f जिसके लिए, अच्छा इसको लिख लो, ये डेफिनेशन है, a continuous type random variable with distribution function fx is said to be absolutely continuous if there exists a non-negative function f, एक non-negative function f such that this condition holds। ये एक्चुअली क्या है, यही है ना, इस यहां से इस पॉइंट को इंटीग्रेट करना है, यही है ना ये। यस सर। ठीक है,
और ये कुछ ऐसा है जिसके लिए नॉन निगेटिव नहीं होगा ना, उसके लिए नॉन एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस होता है, तो उसके फॉर्म में कभी पीडीएफ बनेगा ही नहीं। पीडीएफ जब भी बनेगा तो इसी फॉर्म में नहीं बनेगा। तुम देखे हुए रैंडम में पढ़े होगे, मैं आगे मतलब दूसरे बैचेस में अगर पढ़ाऊंगा तो उसमें देखना उसका। तो जब तक ये तुम्हारा ये पॉजिटिव नहीं होगा ना, उस तरह के फॉर्म में रैंडम वेरिएबल बनेगा ही नहीं। रैंडम वेरिएबल में बोल रहा हूँ, ये एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस टाइप के लिए, सॉरी। मतलब ऐसा है जिसके लिए नॉन निगेटिव नहीं हुआ उसके लिए एब्सोल्युटली टाइप बनेगा ही नहीं। इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ, अभी लिख लो इतना। अब वो लिख दिया वहां पे तो अब बताना जरूरी है ना। अच्छा, तो ये तो पता होगा कि एफ डैश एक्स तुम्हारा एफ एक्स होता है एट एवरी कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एक्स। एफ डैश यस एक्स सर। एफ एक्स होता है एट, ये कब होता है? एट एवरी कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एक्स। इसको मैं फिर से लिख दूंगा, एफ डैश एक्स एफ एक्स तब होता है एट एवरी कंटिन्यूटी, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये थोड़ा सा ये साथ में बोलना होता है। लिख लिए ये? हो गया सर। अच्छा, ये तो पता हो गया कि एफ डैश एक्स तुम्हारा एफ एक्स होता है एट एवरी कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एक्स। ठीक है, मान लो एट एक्स इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ ए तुम्हारा है एफ डैश ए। ठीक है, एफ ऑफ ए तुम्हारा है एफ डैश ए। ठीक है, अच्छा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी बोलो, यस सर। किसी को यस दिक्कत है सर। इसमें? ऐसे लिख सकते हो? ठीक है, अब बताओ, एफ ऑफ एक्स क्या होता है? प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम्स वैल्यू अप टू एक्स, मींस इसको ऐसे माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन एक्स, यहां तक। तो इसी तरह से एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन एक्स प्लस ए प्लस एच। ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी साइन है इसलिए मैंने यहाँ डॉट लिख दिया। ठीक है, इसी तरह एफ ऑफ ए क्या होगा? मान लो यहाँ ए प्लस एच है तो यहाँ कहीं ए रहा होगा, एच ग्रेटर देन जीरो, बहुत ही छोटा नंबर जो कि ग्रेटर देन जीरो है, ये एच टेंडिंग टू जीरो। तो इसका एक्स लेस देन है, मतलब ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ से यहाँ माइनस यहाँ से यहाँ, यही बोल रहा है ना? बोलो। यस सर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ से? अच्छा, इसको लिख लो पहले इसका, इसको हम कैसे लिख लो, इसके बाद लिखता हूँ। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत आया तो अभी बोलो। किसी को समझने में नहीं है? सबको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है मेरे लिए तब तो।
अब देखो, हमारा था एफ ए था तुम्हारा एफ डैश ए, जो कि मैंने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन a प्लस h डिवाइडेड बाय h। बोलो। यस सर। ठीक, अच्छा, क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम मैं शुरू से लिख जाती, इसको यहाँ पे भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वालिटी साइन से। अच्छा, इसका लीनियर मीनिंग समझो तो क्या है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, द अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कंटेन्ड इन द इंटरवल, ये इंटरवल है a से a प्लस h फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। और h क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द इंटरवल है, अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कंटेन्ड इन द इंटरवल दिस फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ x। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, द अमाउंट ऑफ, या फिर अमाउंट ऑफ मास या प्रोबेबिलिटी, अमाउंट ऑफ मास प्रोबेबिलिटी इन इंटरवल a प्लस h डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ a कॉमा a प्लस h। ठीक है, अब कोई में मुझे बताओ मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लीनियर डेंसिटी होता है शायद, इसलिए हम लोग इसको डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। वन ऑफ द रीजन कहने का, बहुत जगह पढ़े भी होगे तुम लोग से, कोई नया चीज नहीं है, पीडीएफ को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसी से कहा जाता है, यहीं से आया है, तुम लोग पढ़े होगे, टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़े होगे, मैं कुछ लोगों ने बोला कि नहीं याद है इसलिए। देखो इसको खोला तो मैंने कहाँ आके पूछा, ये पीडीएफ के फॉर्म में आ गया, दिस इज नथिंग बट पीडीएफ एट पॉइंट x इक्वल्स टू a। समझे, मास पर यूनिट लेंथ क्या डिनोट कर रहा है, लीनियर डेंसिटी, शायद ये कंफर्म कर दो तो मास पर यूनिट शायद लीनियर डेंसिटी होता है। मतलब ये क्या बता रहा है, गिव्स द प्रोबेब, ये मतलब कुछ और नहीं बता, गिव्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एट पॉइंट x इक्वल्स टू a, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x एट पॉइंट x इक्वल्स टू a, उसी को हम लोग पीडीएफ कहते हैं। अब क्लियर हो गया, जिसने बोला था कि मुझे नहीं समझ में आया, क्यों इसको मैं पीडीएफ बोला। यस सर। इसको लिख लो, इस कहीं पे देखो फिर से बोल, द अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कंटेन्ड, अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कंटेन्ड in the interval a से a plus h from the distribution of x divided by length of the interval a plus h। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, अमाउंट ऑफ मास या प्रोबेबिलिटी इन दिस डिवाइडेड, बस मैं मास को दिखाने के लिए, नहीं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल देता डेंसिटी के बारे में, इसको दिखाने के लिए बस मैंने लिखा अमाउंट ऑफ मास प्रोबेबिलिटी इन इंटरवल दिस डिवाइडेड बाय लेंथ, दिस इज नथिंग बट लीनियर डेंसिटी, यहीं से आया डेंसिटी के बारे में।
अभी ना मेरी क्लास है 9 बजे से। तो सर आज के लिए इतना ही छोड़ दे क्या? हाँ मैंने कंप्लीट हो गया तो छोड़ दो ये टॉपिक कंप्लीट करके। हाँ सर, ये यहाँ तक ठीक है। कल से मैं वही जो बताया मैं अभी 3 चीज के बारे में, एक्स, एफ और एफ, इस तीनों का एप्लीकेशन एस्टिमेशन में आगे कैसे हो यहीं से कल पढ़ाऊंगा या नेक्स्ट क्लास जब होगी। यहाँ तक आज जो मैं पढ़ाया वो किसी में प्रॉब्लम कहीं पे